एक लंबी उथल पुथल के बाद नेपाल पर अनिश्चितता के बादल छाए हुए हैं। इस बीच सुखद खबर यह है कि एक सनातनी और धार्मिक प्रवृत्ति के हाथों में नेपाल की कमान सौंपी जा सकती है। लेकिन क्षणिक शांति के बाद फिर से नेपाल में अशांति का दौर शुरू हो गया है। यहां का हिंदू समाज शांति समझौते में डाले गए सेक्युलरिज्म नाम के छलावे से खुश नहीं है। इसी छलावे से उपजे असंतोष ने एक बार फिर नेपाल में बगावत के बीज बो दिए हैं। जेनजी प्रोटेस्ट का एक बड़ा धड़ अब खुलकर मांग करने लगा है कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। अंदर की जानकारी यह भी है कि नई और पुरानी सरकार से लेकर पुलिस और सेना के तमाम अधिकारी भी अंदर ही अंदर नेपाल को दोबारा हिंदू राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं। इस बीच चीन परस्त ओली के समर्थक भी अपने नेताओं की पिटाई से भड़के हुए हैं और जेन जी के आंदोलनकारियों के खिलाफ कोई विश्वासघाती कदम उठा सकते हैं। कहना गलत नहीं होगा कि नेपाल आंतरिक टकराव की तरफ भी बढ़ सकता है। इस टकराव में वहां का मुस्लिम तबका यानी अब्दुल दोनों हाथों में लड्डू वाली स्थिति में 90% से अधिक हिंदू होने वाले देश में किसी भी नुकसान का फायदा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अब्दुल को ही मिलेगा। सुदर्शन न्यूज शुरू से ही राजा लाओ नेपाल बचाओ के पक्ष में ही है। नई सरकार से आशा की जा रही है कि जिस प्रकार नेपाली जनता ने चीन परस्त वामपंथियों का इलाज किया, वैसे ही वो पाकिस्तान परस्त कट्टरपंथियों को दुरुस्त करेगी। वे कट्टरपंथी जो धीरे धीरे नेपाल की सीमावर्ती क्षेत्रों को इस्लामिक स्टेट बनाने में लगे हुए हैं। सुदर्शन परिवार डंके की चोट पर ऐलान करता है कि वह हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे नेपाल के हिंदुओं के साथ खड़ा है। हमारे प्रधान संपादक धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौवानके जी टीवी शो और कई सार्वजनिक मंचों से इसका ऐलान कर चुके हैं। याद रहे, यह धर्म युद्ध है, इसमें चुप बैठने वाला भी अधर्म में हिस्सेदार माना जाएगा। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आपको दो तस्वीरें दिखाएंगे और उन दो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है नेपाल सुलग रहा है, किस तरीके से सेना के हाथ में जिम्मेदारी सौंपी गई है। सेना ने एक तरीके से लोगों को चेताया भी है कि शांति से आप बात करें, अगर और ज्यादा जो प्रदर्शन है उग्र होगा तो उसके बाद सेना को एक्शन लेना पड़ेगा। ये जो दो तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं कि बवाल नेपाल में थम नहीं रहा है। लगातार युवाओं का गुस्सा जो है वो बढ़ता जा रहा है। लगातार युवा अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं और दूसरी तरफ कर्फ्यू जारी आप देख सकते हैं। लगातार नेपाल की हालत इन दो तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि एक तरफ नेपाल सुलग रहा है तो दूसरी तरफ नेपाल में कर्फ्यू लगा दिया गया है। किस तरीके से नेपाल के युवाओं के अंदर आक्रोश है, यह तस्वीरों से साफ पता चलता है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता नेपाल बॉर्डर से जुड़ चुके हैं। हम उनसे जानकारी लेंगे कि आखिरकार जो भी स्थिति बनी हुई है इस समय नेपाल में, युवा लगातार गुस्से में है। युवाओं का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। राम सोनी जी, हमें एक बार वहां का पूरा एक हाल बताइए कि इस समय वहां की स्थिति कैसी बनी हुई है। देख लीजिए, ये मैं नेपाल बॉर्डर में मौजूद हूँ और एसएसबी की ये चेक पोस्ट है। देखिए, एसएसबी के जवान लगातार यहाँ मुस्तैद हैं और बॉर्डर इलाकों में एसएसबी के साथ साथ पीएससी के जवान की भी तैनाती की गई है। और जो नेपाली नागरिक भारतीय क्षेत्र में फंसे थे उनको भी एसएसबी जांच कर जाने दे रही है। और जो भारतीय नागरिक नेपाल में फंसे उनको भी नेपाली पुलिस जो बॉर्डर इलाकों में लगी हुई है वो आने दे रही है। जो जेएनजी का प्रदर्शन हुआ, खासकर वो भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया जो अकाउंट बंद किए गए उसको लेकर हुआ। और इन लोगों ने पब्लिकली कोई नुकसान नहीं किया, केवल जो सरकारी विभाग थे उनको नुकसान किया, सरकारी क्षति पहुंचाई गई है। और बॉर्डर इलाके में इस समय एसएसबी पूरी तरह से मुस्तैद है और नेपाल से घुसपैठ ना हो सके इसके लिए भी एसएसबी बॉर्डर के चप्पे चप्पे पर तैनात। समय जिस तरह से वहां पे सेना की तैनाती की गई और एक तरीके से सेना ने चेतावनी भी युवाओं को दी कि शांति वार्ता करें, शांति से रहें और विरोध प्रदर्शन, अपना गुस्सा भड़काने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर युवा और ज्यादा आक्रोशित हुआ तो उसके बाद सेना
पूरी तरीके से कार्रवाई करने पर उतर आएगी। इस खबर पे हमारे साथ हमारे राजनीतिक विश्लेषक नेपाल से रीता खानल भी जुड़ी हुई हैं, साथ ही राजनीतिक विश्लेषक विश्वनाथ मिश्रा भी जुड़े हुए हैं, सिद्धार्थ दवे विदेश मामलों के जानकार जुड़ेंगे और राम सोनी संवाददाता, साथ ही कृष्ण यादव जो नेपाल में प्रदर्शनकारी युवाओं में शामिल थे वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। उससे पहले साथ ही सिद्धार्थ दवे विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ हैं। सबसे पहले जो भी नेपाल में इस समय हो रहा है, सिद्धार्थ जी सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, मैं स्वागत करती हूँ सुदर्शन न्यूज पर। जो भी इस समय नेपाल में स्थिति बनी हुई है, साथ ही आपको बता दूं जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं कि नेपाल का एक तबका हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहा है। एक बड़ा तबका युवाओं का सड़क पर उतर आया है और उनका कहना है कि राजा लाओ और नेपाल बचा लो, यानी कि अगर नेपाल हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो नेपाल की जितनी भी स्थिति है वो सुधर जाएगी, नेपाल का जो एक चेहरा है वो सुधर जाएगा। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। सबसे पहले सिद्धार्थ जी, आपका इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आप इसे पूरे मामले को आप किस नजरिए से आप देख रहे हैं? जी नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। नंदिनी जी, सुदर्शन न्यूज के सभी दर्शकों को देखिए, थोड़ी पार्श्वभूमि का समझना आवश्यक होगा कि नेपाल राष्ट्र कैसा राष्ट्र है। नेपाल राष्ट्र भगवान श्री राम, जानकी माता और पशुपतिनाथ की भूमि रही है। और साथ ही साथ जो आप विषय आप बता रहे हैं कि वहां पे जब हिंदू राष्ट्र था तब जो किंग है, राजा है, तो वो राजा जो है उसको विष्णु स्वरूप प्रजा मानती थी। उस विष्णु स्वरूप राजा को कम्युनिस्ट और वामपंथी विचारधारा के लोगों ने उसको जो है अपदस्थ किया। और उसके बाद की जो व्यवस्था रही, तो पिछले 17-15 सालों में 17 जो है सरकारें बनी, 17 जो है प्रधानमंत्री बने। तो ये दिखाता है कि पूरी इंस्टेबिलिटी जो नेपाल में आई है, और उसके बाद ये जो कम्युनिस्ट सरकारें जितनी भी रही वो ना सिर्फ अस्थिर रही, तो वो पूरी की पूरी जो उनका करप्शन है उसमें लिप्त रही। वहां पे डेमोग्राफिक चेंज इन 15 सालों में बहुत ही वेग से बढ़ता गया। वहां पे रोहिंग्या मुस्लिम जो हैं उनकी संख्या भी बढ़ती गई, वहां पे मस्जिदों की संख्याएं बढ़ती गई, और जो नेपाली संस्कृति है, नेपाली संस्कार है, उस पर प्रहार शुरू हो गया। तो जब 2 दिन पहले सोशल मीडिया बैन की जो बात थी वो तो एक ट्रिगर था, किंतु उसके पीछे की जो भावना थी युवाओं की वो यही थी कि जो संस्कृति है, जो नेपाल की संस्कृति है, नेपाल की संस्कृति के चिन्ह स्वरूप, विष्णु स्वरूप जो उनके राजा हैं, उनको वापस लाना है। ये ब्रॉडर और इसमें बीच में देखिए ये जो भी कुछ 2 दिन पहले हुआ उसमें कुछ बाह्य ताकतें भी थी, और उन्होंने ये पूरी कोशिश की कि पशुपतिनाथ मंदिर में भी आक्रमण हो और वहां पे भी उसको जो है किया जाए। तो ये बाह्य ताकतें उन्होंने युवाओं के साथ मिलकर कुछ तरह से, अभी भी जैसे अभी नाम आ रहा है बीरेन शाह का, अब बीरेन शाह जो है वो भी एक कम्युनिस्ट, उनकी जो आइडियोलॉजी है वामपंथी विचारधारा के हैं। तो आवश्यकता क्या है, तो ये समझने की भारतवर्ष को और भारत के नागरिकों को कि हम नेपाल की जनता के साथ हैं, नेपाल के युवाओं के साथ हैं, और नेपाल की संस्कृति जो कि माता जानकी, पशुपतिनाथ और विष्णु स्वरूप उनके जो राजा हैं उनके साथ भारत के लोगों की, भारत की नागरिकों की संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं। जी सिद्धार्थ जी, मैं आपके पास आऊंगी दोबारा। मेरा अगला सवाल कृष्णा यादव जी से है। कृष्णा जी, एक तरीके से नेपाल में जो एक धर्मनिरपेक्षता का जो एक बीज है, और अब एक बड़ा तबका नेपाल की सड़कों पर उतरकर हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है। बड़ा एक जो ग्रुप है युवाओं का, उसका ये कहना है कि हिंदू राष्ट्र अगर होता आज नेपाल तो शायद नेपाल की ये स्थिति नहीं बनी होती। क्या कहना है आपका? सर आपका शायद माइक म्यूट है, आप अनम्यूट कर दीजिए माइक अपना। जय सिया राम, जय नेपाल। जय श्री राम। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको सुदर्शन न्यूज को जी। कि हमारे यहाँ पे 90% ओमकार परिवार है, तो हमारा एक ही धारणा है कि हम लोग हिंदू सम्राट सैनिक है। तो हमारा धारणा है कि
मेन जेएनजी जो हमारा प्रोटेस्ट था वो करप्शन के खिलाफ था, कि हमारे देश में जो भ्रष्टाचार हो रहा था, जो करप्शन कर रहा था नेता लोग, जो देश को बर्बाद कर रहा था, हमारे देश का मौलिकता, परंपरा, संस्कृति को जो हटाया गया, यहाँ पे चर्च बढ़ा, यहाँ पे मस्जिद बढ़ा, तो इसके खिलाफ हम लोग ने एक एंटी करप्शन मूवमेंट किए थे। तो इसमें हम लोग को जीत हुआ। तो जीत होने के बाद यहाँ पे क्या है कि हमको संसद विघटन करने के बाद हमारे देश को हिंदू राष्ट्र नेपाल बनाना है, क्योंकि हमारा मेन मांग वही है। हमारे जितना भी अस्तित्व है, संसार में एकमात्र हिंदू का देश था। इस पे देखिए यूरोपियन यूनियन का फंडिंग है, इस पे जितना भी गल्फ कंट्री, इस्लामिक कंट्री, उसके फंडिंग के अनुसार से हमारे देश को धर्मनिरपेक्ष बनाया गया, सेकुलर कंट्री बनाया गया। वो ऐसा नहीं था। हमारे देश में किसी जनता ने नहीं बोला था कि ये देश को धर्मनिरपेक्ष बनाया जाए। तो हमारा जितना भी हमारे हिंदू सम्राट सैनिक है, ईस्ट टू वेस्ट है, ऑल ओवर नेपाल, जितना भी राष्ट्रवादी हिंदूवादी है, सबका एक ही डिमांड है, वो है हिंदू राष्ट्र नेपाल। और राजा जो राष्ट्रपति नहीं होना चाहिए, राजा होना चाहिए, वो भी संवैधानिक राजा होना चाहिए। और जो प्रधानमंत्री है, जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। तो इसमें बहुत सारा राजनीति है। जी, मेरा कृष्णा यादव जी, मेरा अगला सवाल भी आपसे ही है। जिस तरीके से स्थिति जो है नेपाल में बनी हुई है, आम नागरिक हिंसा में एक तरीके से फंसे हुए हैं और अस्थिरता की जो स्थिति एक तरीके से नेपाल में दिखाई दे रही है, और हिंदू समाज की मांग को लेकर के एक तबका पहले से ही रोड पर निकला हुआ है। आपको क्या लगता है कि ये जो एक मांग है, क्या ये पूरी होगी? क्योंकि 95% जो है, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो मुस्लिम आबादी नेपाल में है, और एक समय ऐसा था कि नेपाल पूरा हिंदू राष्ट्र था। तो क्या एक हिंदू आबादी जो है, क्या आप सोचते हैं, आपका क्या नजरिया है कि क्या ये मांग पूरी होगी? क्या आपका मानना है कि अगर हिंदू राष्ट्र नेपाल बन जाता तो शायद ये स्थिति नेपाल में नहीं होती, जिस तरह से युवाओं की हालत हम सड़कों पर देख रहे हैं? मैं एक ही बात आपको क्या बोल रहा हूं कि किरात, बुद्धिस्ट और हिंदू राष्ट्र चाहिए हमको। ओमकार परिवार है हम लोग। और आपने पूछा कि हाँ, हिंदू राष्ट्र होता तो ऐसा स्थिति नहीं होता, क्योंकि जब राजा थे 2062 के पाला में क्या हुआ कि जब 20 आदमी मरा तो राजा ने राजगद्दी छोड़ दिया, मगर एक ही दिन में 20 से ऊपर आदमी मरा। जितना भी युवा को मारा हमारी ये सरकार ने, जो राणा शासन का सरकार था, यहाँ पे हर एक व्यक्ति नेता से पीड़ित हो गया है, दिन दहाड़े करप्शन करता है, उसको देश से मतलब नहीं है। भीतर तो आग है, मगर अभी हमारे नेपाल का जितना भी देश का हमारे नेपाली है, सब हम लोग संयम बना के बैठे हैं कि हाँ, एक राणा शासन खत्म हो गया है, अब हमारे देश को बचाना है। मगर इसमें क्या हो गया कि हमारा सिंह दरबार, सर्वोच्च अदालत, हमारा मिशन वो नहीं था। हमारा मिशन था जितना भी करप्शन करने वाले नेता है, जितना भी धर्मनिरपेक्ष करने वाले नेता है, उसके घर में घुसकर पीटने का हमारा मिशन था, कि जो देशद्रोही है उसको पीटो। ये नहीं कि हम, उसमें बहरूपिया भी आया, कुछ पार्टी का लोग आकर सर्वोच्च अदालत जला दिया, सिंह दरबार जला दिया। तो हाँ, छाती तो 1 खरब का है। हमारा देश बहुत ही संकट में है। हम लोग का बहुत संयम रखना पड़ेगा, जितना भी नेपाली है। और मित्र राष्ट्र भारत को भी बहुत सारा अनुरोध करना हो कि आप लोग भी सपोर्ट करिए कि हमारे देश फिर से वैसे ही बन जाए। और हम लोग जेएनजी जितना भी जनरेशन परिवार है, हम लोग युवा पुस्ता, हम लोग चाहते हैं हमारे देश में इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हो, हमारे देश में अभिभावक के रूप में राजा हो, हमारे देश में फिर से हिंदू राष्ट्र हो। हम लोग यही चाहते हैं। होगा, वो अवश्य होगा। आपने बोला एक और बात कि हिंदू राष्ट्र नहीं होगा, किरात बुद्ध हिंदू राष्ट्र होना ही पड़ेगा। नहीं होगा तो अभी तो ये ट्रेलर मात्र देखा, फिल्म भी आना बाकी है। हिंदू राष्ट्र के लिए कुछ भी कर देंगे हम लोग। जी, आपके कृष्णा यादव, आपके पास मैं वापस लौट करके आऊंगी। अब मैं चलती हूँ विश्वनाथ मिश्रा जी के पास, जो कि हमारे राजनीतिक विश्लेषक हैं। और सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि माफ कीजिएगा कि नेपाल बॉर्डर पर मैंने जिस तरह से 95% की बात की थी, नेपाल बॉर्डर की मैंने बात की थी। राजनीतिक विश्लेषक जी विश्वनाथ जी, मैं आपके पास आऊंगी। नेपाल की राजनीति इस समय एक तरीके से मैं कहूंगी कि बहुत बड़ी मुसीबत में है। लोकतंत्र का किस तरीके से हार नेपाल में हो रहा है हम देख रहे हैं। युवा सड़कों पर हैं, अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं। हर कोई अपनी अपनी प्रतिक्रिया में यही कह रहा है कि बहुत दुख की बात है कि युवाओं की मांग नहीं मानी गई, और किस तरीके से प्रधानमंत्री की वहां पे हालत हुई है, नेपाल में वित्त मंत्री की हालत की गई, वो हम सब ने तस्वीरों में देखा। आपका नजरिया क्या है नेपाल के मुद्दे को लेकर? थैंक यू नंदिनी जी। नंदिनी जी, देखिए 16 साल में नेपाल को, 16 साल पहले नेपाल को जिस तरीके से कथित लोकतंत्र के भरोसे झोंका गया था,
जिस तरीके से वहां राजशाही को समापन करने का प्रयास किया गया था, नेपाल अकेला विश्व में एक अकेला था जो हिंदू राष्ट्र था। उसको डिमोलिश करके, उसकी मूल जो स्वरूप है उसको समाप्त करके उस पे वामपंथ थोपने का प्रयास किया गया था। लोगों ने एक प्रयास किया, पश्चिमी देशों ने और बहुत से एंड से, चाइना से बहुत सपोर्ट, बहुत उसको फंडिंग हुई, चीजें कहां तक गई हमने देखा। सत्ता उसके बाद जब राजा के चंगुल से देश निकला तो उसके बाद फिर उसको चीन के चंगुल में फंसना पड़ा। चीन ने ढेर सारी संपत्ति कब्जा की, चीन ने भारत, उसके बाद जो जिसको प्रधानमंत्री का पद दिया गया ओली जी को, केपी शर्मा, जो पूरी तरह वामपंथी और चीनी प्रोटी ज्यादा थे, उन्होंने भारत की जमीन पर कब्जा करना शुरू किया। उन्होंने कोशिश की कि चीन और भारत और नेपाल के बीच में कितना हम विघ्न बाधा उत्पन्न कर सकते हैं ताकि एनार्की जैसी स्थिति पैदा हो जाए। एक हिंदू फिलॉसफी को डिमोलिश करने का प्रयास किया उन्होंने। भगवान राम पर जिस तरीके की टिप्पणी की, यानी एक प्रयास था कि भारत और नेपाल के बीच में जो सद्भाव था, हमारे बीच में देश नहीं था, नेपाल और भारत एक परिवार की तरह रहते थे। आज भी नेपाल के 40 लाख लोग भारत में अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। भारत और नेपाल के बीच में कहावत है कि रोटी बेटी का संबंध है। कैसे कोई भी नेपाली कभी अपने आप को अलग नहीं समझता है। हमारी सेनाओं में उनके लिए स्थान आरक्षित है। तो ये एक इसको आप इस स्वरूप में देखिए कि भारत को घेरने का एक वैश्विक स्तर पर प्रयास है। नेपाल हिंदू राष्ट्र था तो भारत को उससे बड़ा संबल मिलता था। अभी हमने यादव जी की बात बहुत सही सुन, बहुत बेसिक बात उन्होंने कही, जो मुझे लगता है कि शायद वो जो नई जनरेशन है उसने तय किया, उसे एहसास हुआ कालांतर में, जब उसने ऑन नेट पे देखा, चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू किया कि उसके भविष्य के साथ क्या खेल हो रहा है, तब ये लोग सड़क पर उतरे। मुझे लगता है कि अब चीजें जो बदलाव होने जा रहा है, हालांकि इसमें जो बहुत से पश्चिमी एलिमेंट्स हैं, बहुत से और भी अनवांटेड एलिमेंट्स हैं जो इस पूरी आग में जिन्होंने भरपूर घी झोंका, इसको जलाने का प्रयास किया। लेकिन मुझे लगता है कि जो नई जनरेशन है, जेन ज़ी जिसको हम कहते हैं, उन्हें इस बात का एहसास है कि ये देश उनका है, उन्हें इस देश का पुनर्निर्माण करना है। अगर सुशीला कार्की जी का नाम आया है, वो तो देखिए सुशीला कार्की जी हैं कौन? हिंदू फिलॉसफी से इंस्पायर्ड हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की पढ़ी हुई हैं, भारतीय व्यवस्था के से में रची बसी हैं। तो उन्होंने भ्रष्ट व्यवस्था जो सिस्टम है नेपाल में, उसके खिलाफ बहुत काम किया है। उनके पति ने भी हालांकि राजशाही के खिलाफ विरोध करने का एक प्रयास किया था। 10 साल पहले वो देश की चीफ जस्टिस थी। तो कहने का मतलब कुल मिलाकर आप देखिए तो एक बड़ा प्रयास है जो गवर्नमेंट के इंटरिम हेड के रूप में जिस प्रकार उनका नाम प्रपोज किया गया है, मुझे लगता है कि ये देश के लिए, नेपाल के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है। हम आशा कर सकते हैं कि नेपाल के नई जनरेशन जो है वो अब कम से कम इस भ्रष्ट सिस्टम को और इंटरनेशनल जो इंटरफेरेंस है, नेपाल की पूरी इकोनॉमी, नेपाल के सिस्टम, नेपाल की फिलॉसफी पूरा को ध्वस्त करने का जो प्रयास था, उस आराधना को, उस इम्पैक्ट को समाप्त करके वो अपने राष्ट्र को। जी अच्छा, सर मैं कृष्णा यादव जी के पास आऊंगी अब। कृष्णा यादव जी अच्छा हमारे साथ हैं और उसके बाद मैं चलूंगी उनका देश, उनका राष्ट्र। जी हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले यही पूछना चाहूंगी कि इस समय बॉर्डर पर आप वहां पे खड़े हुए हैं, राजा लाओ और नेपाल बचाओ का नारा इस समय हर जगह एक तरीके से कहूंगी कि ट्रेंड कर रहा है। वहां के युवाओं की स्थिति देख करके सेना के हाथ में एक तरीके से जिम्मेदारी दे दी गई, सेना ने भी चेतावनी युवाओं को दे दी। अब आपको वहां पे क्या स्थिति नजर आ रही है? क्या ये जो प्रदर्शन है, युवाओं का गुस्सा है, क्या ये और आगे बढ़ने की स्थिति में है, या क्या वहां पे आपको स्थिति नेपाल में इस समय दिखाई दे रही बॉर्डर पे? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, देखिए जो जेन ज़ी के युवाओं ने प्रदर्शन किया और सत्ता परिवर्तन कर दिया, सत्ता पलट कर दिया, उसके बाद जो अधिकांश जो युवा सुदर्शन कैमरे के सामने है, उन्होंने कहा कि हमें नेपाल में राजतंत्र चाहिए। लेकिन कुछ जो लोग हैं वो राजतंत्र की मांग नहीं कर रहे हैं, वो सुशीला कार्की की मांग कर रहे हैं या अन्य लोग उनकी मांग कर रहे थे। लेकिन खास करके अधिकांश अगर नेपाल के हिंदुओं की बात की जाए तो जो नेपाल के हिंदू वो राजतंत्र की मांग कर रहे हैं, चूंकि राजतंत्र जब रहा तो वहां भ्रष्टाचार नहीं था
और जब से राजतंत्र नेपाल में 2000 से राजतंत्र खत्म हुआ, उसके बाद नेपाल में जब गणतंत्र हुआ, उसके बाद वहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हुआ। चाहे के शर्मा ओली की सरकार रही हो, चाहे प्रचंड की सरकार रही हो, ये लोग चीनी गोद में बैठकर नेपाल को बर्बाद करते रहे, भ्रष्टाचार करते रहे। उसी का नतीजा रहा कि नेपाल में जिस तरह से जिंजी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और संसद भवन से लेकर तमाम मंत्रियों के आवास और बिल्डिंगों को आग के हवाले कर दिया, और वो आग उत्तर प्रदेश के बॉर्डर, नेपाल बॉर्डर तक पहुंच गई, जहां नेपाली पुलिस चौकी सहित डीएम कार्यालय, तब जितने भी सरकारी कार्यालय थे उनको जलाकर खत्म कर दिया। लेकिन अगर हिंदू राष्ट्र की बात की जाए, जो युवा की मांग है, तो अधिकांश युवा यही चाहते हैं कि नेपाल एक बार फिर राजतंत्र की ओर बढ़े और नेपाल हिंदू राष्ट्र जी। अब इसके बाद हम कृष्णा यादव जी के पास चलेंगे। कृष्णा यादव, एक हम हिंदू राष्ट्र पे एक तरीके से हम चर्चा करें नेपाल पे, लेकिन अब नेपाल में हिंदू राष्ट्र बनेगा तो उसके समर्थन में कितने वहां पे लोग आपको दिखाई दे रहे हैं? आपका भी यही मानना है कि अगर नेपाल में आज भी हिंदू राष्ट्र होता तो आज सड़कों पर जो युवाओं की स्थिति हमें दिखाई दे रही है, जिस तरीके से आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, रबड़ बुलेट छोड़ी जा रही है, पुलिस ने पूरा अपना दमखम लगा दिया युवाओं के गुस्से को कंट्रोल करने में, आपका भी यही मानना है कि अगर आज हिंदू राष्ट्र होता तो शायद नेपाल जो सुलग रहा है वो ना सुलग रहा होता? आपने सही बात बोला कि अगर हमारे देश हिंदू राष्ट्र होता और राजसत्ता होता, क्योंकि कभी भी राजा ने हमारे देश को हमेशा बचाया है, राजा सर्वोपरि है, मगर हमारे जो हिंदू राष्ट्र को, हिंदू देश को जिस तरीके से पैसा देकर, डॉलर खाकर इस्लामिक देश और जो यूरोपियन यूनियन है, जो पश्चिमा देश है, वो लोग पैसा देकर जो चर्च और मंदिर बनाया, इसी के कारण से हमारे देश में हमारे देश का आदमी नहीं रहा, हमारे देश का आदमी है ही नहीं। यहाँ पे सब दलाल आ गया है जिसको इस देश को लूटना है। तो इसीलिए आपने बोला कि कितना आदमी आएगा, नेपाल का 90% जितना भी बुद्ध किरात हिंदू है, हम सब लोग एक साथ है कि हमारे देश में फिर से बुद्ध किरात हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हमारे देश में फिर से अभिभावक के रूप में राजा होना चाहिए, उसके बाद इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। हमारा पूरा युवा का यही मांग है कि हमारे देश में कोई भी आदमी ऐसा नहीं हो, जो हमारे राजा ने पहले बोला था कि कोई आदमी घूस खाए तो उसको वहीं पे मार दो बीच चौराहे पे, मगर हमारे देश में नीचे से लेकर ऊपर तक घूस खा कर हमारे देश को बर्बाद कर दिया है। एक बच्चे के ऊपर 1.5 लाख रुपया लोन है, वो कौन तीरेगा? इसी कारण से हमारे जितना भी युवा है, हम लोग का एक ही चाहना है कि हिंदू राष्ट्र नहीं तो नेपाल नहीं, हमारे को हिंदू राष्ट्र चाहिए, चाहे जैसे भी करके हो। यहाँ पे जो बहरूपिया है, जो धर्म का ठेकेदार बन के घूम रहा है, जो यहाँ पे मौलवी और दूसरा देश का कहां से चलाया, इंडोनेशियन आदमी कहां से आता है धर्म परिवर्तन, टर्कीज इस्लामिक कंट्री है, वो पैसा फंडिंग करता है कुरान पढ़ाने के लिए, कन्वर्जन कराने के लिए। ऐसा गतिविधि हमारे देश में क्यों बढ़ रहा है? हमारे देश में दिन दहाड़े धर्म कन्वर्जन होता है, पशुपतिनाथ पे आक्रमण होता है, वो क्यों हो रहा है? वो इसी कारण से हो रहा है कि हम लोग अपने हिंदू देश को गवा दिए। इसीलिए हम लोग का मिशन है कि हमारे देश भी सुरक्षित रहना चाहिए, हमारा देश भी हिंदू राष्ट्र रहना चाहिए। हमारे देश हिंदू राष्ट्र रहेगा तो धर्म बचा लेगा तो देश भी बचा लेंगे। अच्छा कृष्णा यादव जी, मेरा आपसे एक और सवाल है। एक तरफ जिस तरह से आपने कहा कि आपको हिंदू राष्ट्र चाहिए, एक तरफ नेपाल में जो युवा है उनकी मांग ज्ञानेंद्र शाह जी को लेकर के भी सामने आ रही है। उनका कहना है कि अगर ज्ञानेंद्र शाह जी आज होते तो हिंदू राष्ट्र भी होता, और साथ ही युवाओं की जो मांग है, युवाओं की जो एक शर्त है वो मानी जाती, और नेपाल की हालत जिस तरीके से हम देख रहे हैं, नेपाल की ये हालत आज ना होती। ना, वो बात आपने सही बोला कि हमारे जो सिरपांच सरकार है, ज्ञानेंद्र सरकार, उन्होंने कभी नहीं बोला था, जैसे कि जब जनता ने बोला कि मेरे को राजतंत्र नहीं चाहिए, तो उन्होंने राजतंत्र अपना गद्दी जनता को सौंप दिया कि जनता का है, वो जनता चलाए जी। मात्र 19 आदमी मारा था, तो उन्होंने अपने जनता के लिए, अपने जनता के खुशी के लिए अपना राजगद्दी छोड़ दिए। यहाँ पे कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो अपने जनता के लिए कुछ करा है, यहाँ पे सिर्फ लूटा है। आज ज्ञानेंद्र सरकार होते तो हमारे देश भी सुरक्षित रहता, हमारे देश का हिंदू, बुद्धिस्ट, किरात, हमारा संस्कृति, हमारा मठ मंदिर, हमारा मौलिकता, हमारा परंपरा, हमारा भाषा सब सुरक्षित रहता। तो इसीलिए हमारा यूथ का, हमारे एक जनरेशन है जिसका धारणा है
कि हम लोग एक कट्टर हिंदू है, हम लोग एक कट्टर नेपाली है, हमारा देश में हमारा वीर गोरखाली का देश है, हम लोग कभी नहीं हारे हैं किसी देश से। तो हमारा मिशन है कि मेरा देश जो शांति देश था, जो हिंदू का देश था, 1.5 करोड़ हिंदू का एकमात्र देश है नेपाल, वही देश हमको बनाना है। इसीलिए हम लोग अभिभावक के रूप में ज्ञानेंद्र सरकार को रखना चाहते हैं, संवैधानिक राजतंत्र, उसके बाद प्रत्यक्ष प्रधानमंत्री, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर रखना चाहते हैं हम लोग। तो इसीलिए हमको ये संविधान संसद विघटन करना है। जितना भी जीएनजी है, हम लोग इसीलिए मूवमेंट चलाए थे कि इन लोगों ने जो इतना करप्शन किया है, हमारे देश को बर्बाद किया है, तो ये बर्बाद करने वाले नेता को घर घर में घुस के मारना पड़ेगा। जैसे मार रहा है। मगर यहाँ पे देखता हूँ बहुत बिचौलिया है, जो दलाल है, नेता का दलाल है, उसको बोलना चाहता हूँ कि अभी यहाँ पार्टी नहीं चलेगा नेपाल में, यहाँ कोई जाति नहीं चलेगा, चलेगा तो सिर्फ नेपाली चलेगा, क्योंकि मैं नेपाली हूँ, तो नेपाल देश बचना चाहिए, नेपाल रहेगा। जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से आपने सुना कि नेपाल में एक तबका जो है हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है, युवा जो है सड़कों पर उतरकर साफ कह रहे हैं कि अगर आज नेपाल हिंदू राष्ट्र होता तो आज हमारी ये हालत सड़कों पर नहीं होती।